दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि आप लगभग में एंशिएंट हिस्ट्री लगभग आज का क्लास लास्ट क्लास होगा। प्राचीन इतिहास जिसको कहते हैं। प्राचीन इतिहास में लगभग 750 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य जो आपको पढ़ाऊंगा मैं। इसमें क्या है कि आपको सारा सब कुछ इस यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो इतिहास जो बहुत तितर बितर है, बहुत बटा हुआ है। लेकिन इसीलिए इस काल को कहा गया अंधकार युग कहा गया जाता है, अंधकार काल कहा जाता है इस इतना ईस्वी के बीच में। और 1200 से जो है ना, इसमें भी दो पार्ट में बटा हुआ है। 750 से 750 से 1000 ईयर तक पार्ट ये है, 1000 से 1200 ईयर तक के तो सेकेंड पार्ट में है। तो दो पार्ट में यहाँ से बटा हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या है, वहां पर कला, मंदिर, स्थापत्य, वास्तुकला का बहुत अच्छा काल माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, 750 से 1000 ईस्वी तक अंधकार काल के नाम से जाना जाता है। अंधकार अंधकार काल कहा जाता है। अंधकार काल में क्या होता है कि 750 से 1000 ईस्वी तक अंधकार काल कहा जाता है। और फिर 1000 से 1200 ईस्वी जो है, 1000 से 1200 ईस्वी तक यानी क्या, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मंदिर, स्थापत्य कला का उदय, स्थापत्य कला का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का प्रदर्शन यहाँ जो है, यहाँ पर भी दो पार्ट में बचा हुआ है। इसके बाद जो शुरू होता है आपको लगभग में मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है, यानी कि मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में आपको है, उसमें भी दो पार्ट मिलेगा। 1200 से 1400 एक पार्ट, और 1400 से 1707 ईस्वी तक जो क्या मिडाइवल हिस्ट्री के नाम। 1707 इसलिए वहाँ औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ 1707 ईस्वी में, वहां से फिर आपको मॉडर्न इंडिया का देखने को मिलता है। सबसे मेन पार्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से आने वाले पार्ट जो है, कौन सा है, तो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होता है, तो 1707 ईस्वी, यानी क्या 1707 जो ईस्वी जो है, 1707 ईयर्स से आपका शुरू होता है वहां से मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसमें क्या सारा सब कुछ, यानी कि आपको लगेगा कि लेटेस्ट में किया गया है। 200-250 साल, मुश्किल से 200-250 साल पहले का है। तो जो 200-250 साल का पढ़ने में जो इतिहास जो पढ़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा, नहीं कितना बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर से है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए मैं यहाँ तो मैं मेरा पढ़ाना तो ड्यूटी है, मैं तो पढ़ाऊंगा, सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि सारा सिलेबस का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी है उसको मैं पूरी तरह से 100% मैं उसको श्रद्धा, मैंने एक शपथ लेता है नेता, कहता श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँ। उसी तरह से मैं अपना पूरा 100% दे करके इसको मैं पूरा करूंगा, कंप्लीट करूंगा, आपको सब कुछ पूरा हो जाएगा। आपको बोले ना, आपको पूरा सिलेबस में आपको पूरा अप्रैल तक, इतिहास लगभग में आधा इतिहास खत्म हो गया, हिस्ट्री आधा हिस्ट्री बचा है, तो आधा हिस्ट्री बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2-2 घंटे 2.5 घंटे क्लास ले रहा हूँ लगातार। 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास ऑफलाइन में जानते हो, यही 2-2.5 घंटे क्लास ऑफलाइन लूंगा ना, तो कम से कम तो 5 से 6 घंटा जाएगा क्लास। एक सप्ताह क्लास जाएगा एक। इसलिए ऑफलाइन में बहुत लंबी क्लास जाती है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर देखो मैंने नोट्स जो बना कर लाया है, यहाँ पर देखो नोट्स कितना अच्छा दिया है। इस तरह से देखो, बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कुछ भी हो तो आप कमेंट जरूर करो। कमेंट से एकदम भर दो, मेरा कमेंट बॉक्स भर दो एकदम। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा हमको पढ़ने में एकदम, जो भी कमेंट करना, सिर्फ गाली गोली मत करना भाई, गाली गोली मत देना। जो ही करना, शिकायतें हो वो भी करना, जो प्रशंसा में कुछ करना वो भी करना। यानी क्या, यानी कि दोनों को मैं ले लूंगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अगर जो ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट करोगे तो अपने आप में मैं सुधार करूंगा कि हम कहाँ पर मैं क्या गलती कर, मैं नेगेटिव बहुत आलोचना सुनने को मैं उत्सुक रहता हूँ कि कोई मेरे आलोचना करे, बस तो आलोचना सही होना चाहिए। आलोचना सही होगा, कोई आलोचना करेगा तो बहुत अच्छा हमको लगता है। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी अगर जो आलोचना करना है कि मैंने आपको ये चीज़ गलत तरीके से बताया, आपके गलत फैक्ट बता दिया, तो हम बेशक आलोचना करना मुझे। वहाँ पर आलोचना करने से मैं वहाँ पर बार बार सीखता हूँ। जिस आदमी का जितना आलोचना होगा उतना वो ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। अगर जो आलोचना किसी का जो कोई नहीं सह पाता है, आलोचना कोई नहीं झेल पाता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर बेकार है। वो जो आलोचना नहीं झेल सकता वो और दुनिया में क्या झेल सकता है।
यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर देख रहे हो, इंडियन बिटवीन एडी 750 से 1200 तक है, यहाँ तक आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ तक है क्या, देखो यहाँ तक है, देखो एडी, ठीक है, 750 एडी से लेकर के 1200 एडी तक के आपको पूरा क्या, यहाँ से जब बहुत बितर बितर इतिहास है, कहीं कुछ आया कहीं कुछ आया, दक्षिण में राष्ट्रकूट आया, ऊपर ऊपर में प्रतिहार आया, पाल वंश आया, ये सब सारा कुछ बिखराव है, एकदम पूरा बिखराव तरीके से यहाँ पर सारा सब कुछ है। यहाँ पर देखो, यह काल जो है, यह काल राजनीतिक विभाजन के कारण पहले अंधकार युग माना जाता है। देखिए, राजनीतिक विभाजन के कारण यहाँ पर जो है बोले पूरा राजनीतिक, यानी कि केंद्र में सत्ता खत्म हो गया। केंद्र में सत्ता खत्म होने से क्या, अलग अलग प्रांत में, जैसे जैसे एक घर में एक मुखिया होता है, यहाँ पर इस तरह समझो, एक घर में एक मुखिया होता है, तो एक मुखिया होने सबको बांध के रखता है, एकदम एक तरीके से रखता है, एकदम कि कोई भी जाएगा तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। और यहाँ पर एक मुखिया के चले जाने के बाद किसी भी कारण से सब लोग आपस में जितने होते हैं, सब लोग एकाएक चाहते हैं कि मेरी बचत चले, मेरी बचत चले, मेरी बचत चले, मेरी सब कुछ चले, तो इसलिए वहां पर बितर तितर बितर हो जाता है, कोई किसी का सुनता नहीं है, कोई किसी का, हर कोई अपना राज्य बढ़ाने में लगा हुआ है, हर कोई कुछ करने में लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि अंधकार युग माना गया, क्यों? क्योंकि इन्हें प्रतिहार वंश हो गया, उन्हें पाल वंश हो गया, उन्हें राष्ट्रकूट हो गया, उन्हें चोल वंश हो गया, यानी कि पूरा भारत में नए नए शासकों का उदय होना शुरू हो गया। नए नए शासकों का उदय होने से जब बाहर से आक्रमण होता है, तो कोई आपस में संगठनात्मक तरीके से उसको सामना नहीं कर पाता है, उसको कहता है उसको ऊपर हमला किया मेरा किया जाता है, वो कहेगा उसके ऊपर हमला किया मेरा किया जाता है। यहीं पर आपस में समझ लो, आपस में कोई चार भाई है, चार भाई में चारों अलग अलग प्रांत का मान लीजिए मुखिया है, चारों अलग अलग घर के मुखिया है, तालो तब एक घर के मुखिया के पर कोई हमला करता है, कोई कुछ करता है, तो चारों घर जब तक एक नहीं होगा, हमला कौन करता है, जब उससे ताकतवर होता है, उससे ताकतवर होते चारों घर जब एक हो जाएगा, तो कोई किसी का हिम्मत है कि उस पर हमला कर देगा, उसको कोई परेशान करेगा। इसीलिए भारत में ठीक उसी तरह से एक इतिहास है, उसको अंधकार युग का इतिहास माना गया है। सारे प्रांत जो है सारे आपस में बटे हुए थे, कोई यहाँ पर एक होने के लिए कोई कुछ प्रयास नहीं कर रहा था कि सब लोग एक संगठनित तरीके से किसी ऊपर जवाब दिया जाए, इसलिए अंधकार युग माना जाता है। इसलिए बाहर से आक्रमण जो है, मिटाबल स्ट्रीम में बाहर बाहर के लोग आए, अकबर बाबर सब कहाँ से आए, सब बाहर के लोग आए, ईरान के लोग से आए, यहाँ पर से ये देखना होगा, इसीलिए अंधकार युग कहा गया, बार बार मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आए कितने से कितने ईस्वी तक अंधकार युग माना जाता है, तो आप फंस जाओगे इसमें। यहाँ पर साफ लिखा अंधकार युग कब, 750 से 1200 ईस्वी तक अंधकार युग माना जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखो ये क्या है, कई क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था जो आपस में लड़ते थे, कई क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित थे जो आपस में लड़ते हैं, बोले ना, एक घर के मुखिया रहता है, सारों अलग अलग बांट लिया, अलग अलग बांट लिया, तो सब आपस में लड़ने लगा, आपस में इसलिए लड़ने लगा कि नहीं, कहा वो भी वर्चस्व मेरा है, वो भी मेरा है, सब लोग आपस में वर्चस्व बनाने की लड़ाई चल रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे आपस वर्चस्व बनाने के, हर हर कोई बड़ा बनना चाह रहा था। बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं, सब लोग एक संगठन में रह करके कोई अगर जो बड़ा बनता है तो वो ज्यादा काम करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। सिद्ध है क्या, हाल ही के अध्ययनों में, यहाँ पर देखो, हाल के अध्ययनों में कला, साहित्य और भाषा के विकास का संकेत मिलते हैं। इसी ईरा में 750 से 1200 ईस्वी में, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक में, इसी के बीच में क्या मिला, कला और साहित्य और भाषा के विकास के संकेत मिलते हैं कि इसी युग में कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, और क्या, भाषा का विकास हुआ, अलग अलग भाषा का विकास हुआ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो, यह वास्तव भारतीय इतिहास का एक उज्जवल और जीवंत चरण था। क्यों उज्जवल और जीवंत चरण था? क्योंकि इसमें कला का विकास हो रहा था, साहित्य का विकास हो रहा था, और भाषा का विकास हो रहा था। इस सबका तो विकास हो रहा था, लेकिन खंड का कोई विकास नहीं होता, कोई नहीं चाहता। हम लोग यानी कि भूखंड खंड हो गया, यानी कि भूखंड एक भूखंड नहीं बना पाए, एक राज्य नहीं बना पाए, एक देश नहीं बना पाए। एक देश क्यों नहीं बना पाए? सब लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई में आपस में विभाजित हो गए, आपस में लड़ने लगे, इसलिए अंधकार युग कहा गया। और उसी अंधकार युग में क्या क्या चीज का विकास हुआ? कोई कला का विकास करने लगा, कोई साहित्य का विकास करने लगा, कोई शिक्षा का विकास करने लगा, कोई भाषा का विकास करने लगा, कोई वास्तुकला का विकास करने लगा, कोई मंदिर बनाने लगा। इसी काल में देखो सबसे ज्यादा मंदिर बनाया गया इसी काल में, जितने भी एलोरा का मंदिर है और दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, सब इसी काल में बनाया गया मंदिर। क्यों? क्योंकि सबको अलग अलग लगा कि नहीं, यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, वहां पर कोई और कुछ बनाते हैं, कला का विकास करते हैं, शिक्षा का विकास करते हैं। इसी काल में आपको विक्रमशिला मिल जाएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बना,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? जो आज के बिहार के भागलपुर में एक जगह पड़ता है, वहाँ एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना गया पाल वंश के द्वारा। यहाँ पर सब लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कामें करने लगे, इसलिए यहाँ से क्या जीवंत और जीवंत चरण का संकेत मिलता है। यहाँ से कुछ इसका जो है जीवंत जीवन जीने लगा, पहले जो मरा गया था उसको फिर से पुनरुत्थान होने का मौका मिलने लगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? फिर देखो आगे क्या है, यहाँ पर देखो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर सारा मैं आपको यहाँ पर देखो, देखो यहाँ 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय इतिहास का आरंभिक मध्यकालीन युग के नाम से जाना जाता, पूर्व इतिहासकारों द्वारा अंधेर युग है ना, ये अंधेरे युग, अंधेरे युग की संज्ञा दी गई थी। यह संभवतः इसलिए कि दौरान संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था और आपस में युद्ध करने में व्यस्त रहते थे। किंतु नवीनतम अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न भारत की कला, राजनीतिक रूप से क्या, राजनीतिक रूप से छिन्न भिन्न भारत की कला, साहित्य और भाषा के क्षेत्र के नई समृद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियों का केंद्र बन गया। क्या, नई समृद्ध और सांस्कृतिक उपलब्धियों का केंद्र बन गया। यहाँ पर से समझ में, यहाँ पर बातें समझ में आना होगा। क्या, यहाँ पर तो सब लोग आपस छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या चीज का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, इसी युग में हुआ। यहाँ तक बात समझ, इसी जबकि मंदिर स्थापत्य देख लो, जबकि मंदिर स्थापत्य कला भारतीय साहित्य के क्षेत्र में तो कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसी काल के दिन है। इस प्रकार अंधेरे से हटकर इसे भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल कहा जाता है। यानी क्या, नवीनतम जो इतिहासकार बन रहे हैं इसको सबसे प्रतिभाशाली मान रहे हैं, और पुराने इतिहासकार जो इसको अंधेरे युग का इतिहास मान रहे हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। राजनीतिक गतिविधियों कैसे होता था, देखो यहाँ पर क्या है। हर्षवर्धन, जिसके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन के बारे में पिछले महीने पढ़ा चुका है, तो अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, सब कुछ बना लेना। नोट्स मैंने ऐसे दे दिया यहाँ तक, फिर भी अपने आप से जो मैं यहाँ अंडरलाइन करता हूँ वो कम से कम दोबारा पढ़ लेना, बना लेना, नोट्स बना लेना, फिर रिविजन कर लेना, सारे सब कुछ क्लियर हो जाए। और उसका जब मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PYQ उठा कर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और नहीं बन रहे हैं तो भी कमेंट करना कि मुझ में क्या कमी रही, तो मैं इसको सुधार करके फिर से मैं उसको पूरा कर सकूँ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। हर्षवर्धन के मैंने बहुत का अच्छा बताया, हर्षवर्धन ये था वो था, हर्षवर्धन के काल में ही हैन संघ आया था, हर्षवर्धन के काल में ही संकोन संगीति हुआ था, कनिष्क कौन था, सारा सब कुछ मैंने बता दिया था। देखो यहाँ राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास जो है यहाँ क्या बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। 750 से 1200 ईस्वी तक की कला विधि को दो चरण में विभाजित करें, 750 से 1000 और 1000 से 1200 ईस्वी। प्रथम चरण में भारत में तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। ये थे कौन? उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, फिर पूर्वी पूर्वी भारत में पाल वंश, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। कितने वंश का, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उत्तर भारत में देखो, उत्तर भारत में कौन? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश। फिर आ गया कौन? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत कहाँ पड़ता है? पूर्वी भारत कहाँ से कहाँ तक हिस्सा है, बताओ। पूर्वी भारत कहाँ है? पूर्वी भारत में पाल वंश है। और पाल वंश मैंने अभी आपको इशारा किया था कि पाल वंश ने क्या क्या किया, शिक्षा के केंद्र में बहुत पुनरुत्थान किया। क्या, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। फिर आ जाओ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन सा वंश है? तो राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। जैसे उत्तर भारत में क्या प्रतिहार वंश है,
पूर्वी भारत में पाल वंश है और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ये सब सारा देख लो। इतना इतना होने के बाद भी क्या इतना बेहतर तरीके से मैंने बताने की पूरा कोशिश की। कौन कौन से देखो, पाल वंश क्या, पूर्वी भारत में कौन कौन से जाते हैं? पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर पूरा सेवन सिस्टर्स, पूरा कौन सा पूर्वी भारत में के हिस्से में आते हैं। इसलिए कहता है पूर्वी भारत यानी भारत का विकास करना है तो पूर्वी भारत के विकास को देखो। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जब लोग अंग्रेजों के काल में थे तो पूर्वी भारत का कितना हर कोई बंगाल में आना चाह रहा था, हर कोई बिहार में आना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा गंगा का जो था, एक तो गंगा का पूरा क्षेत्र बह रहा था, पूरा एकदम उपजाऊ मिट्टी था। दूसरी बात क्या, पश्चिम बंगाल जो है क्या बंगाल के खाड़ी से लगा होता, हर कोई यानी कि ट्रेड और व्यापार करने में बहुत आसान था। कि हर कोई बंगाल और बिहार पर कब्जा करना चाहता था। सबसे ज्यादा लड़ाई इसलिए यहाँ पर लड़ी गई। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो आगे क्या है। यहाँ तक मैंने सारा सब कुछ बता दिया। फिर देखो आगे आ जाओ। यहाँ तक देखो। हाँ क्या, भारत का गंगा क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित करने आपस में लगातार युद्ध कर बोले ना कि गंगा क्षेत्र ऐसा है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ रहने के कारण क्या है, इन शक्तियों का आपस मत सशक्त संघर्ष चलते रहे, त्रिपक्षीय युद्ध चलता रहा। त्रिपक्षीय युद्ध में किसमें चल रहा? राष्ट्रकूट वंश का रहा था हम भी राज करेंगे, पाल वंश का रहा था ऑलरेडी हम पहले से हैं तो हम हटेंगे नहीं, और क्या उत्तर भारत में कौन सा वंश आया, याद करके बताना। उत्तर भारत में कौन सा? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश क्या, उन्होंने भी कहा कि मैं भी यहाँ पर युद्ध करने तैयार है, मैं भी यहाँ बच्चों से जमाना चाहता हूँ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? क्यों बच्चे से जमाना था, देखो नीचे मैप लगा हुआ, मैप लगा के मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सतत संघर्ष के त्रिपक्षीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। दूसरे चरण में इन शक्तियों का विघटन पाते हैं, परिणाम स्वरूप भारत में कई छोटी छोटी सत्ताओं का उदय हुआ। सब लोग आपस में लड़ने लगे, फिर अब तो पूरा विघटन हो गया, और फिर कई कई छोटी छोटी सत्ताओं का उदय हुआ। उदय कैसे हुआ? उदाहरण के लिए उत्तर भारत प्रतिहार वंश विघटन, तो स्वरूप राजपूत। उत्तर भारत में जो है क्या, उत्तर भारत में प्रतिहार वंश का विघटन हो गया। विघटन हो गया क्या, यानी कि बट गया। बट गया, तो यहाँ पर से बट गया तो क्या राजपूत जैसे क्या, फिर फलस्वरूप इसका कौन कौन से वंश उदय लिया? राजपूत वंश ने, फिर चौहान ने, फिर चंदेल ने, और फिर परमार ने। यहाँ पर बात है, यानी क्या प्रतिहार वंश के बाद इतने सारे राजाओं ने क्या अपना छोटी छोटी उदय स्थापित सत्ता स्थापित कर ली। इसलिए यहाँ पर जो है क्या छोटे छोटे सत्ता स्थापित करने के बाद यहाँ पर जो बाहर से हमला होता है तो संगठित नहीं होने के कारण बाहर से लोग हमला करते हैं और यहाँ पर अपना राजा बन जाते हैं। जैसे अकबर ले लो, बाबर ले लो, ये सब क्या बाहर से आए हुए लोग। फिर देख लो यहाँ पर क्या है, केंद्र में राजपूत वंश आ गए। ये कहीं कोई वही प्रांत था जहाँ 11वीं या 12वीं शताब्दी के मोहम्मद गौरी, अब मोहम्मद गजनबी के आक्रमण से भारत की रक्षा की। ठीक है, राजपूत वंश जो है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इनका आक्रमणकारियों के खिलाफ संगठित ना हो पाने से वो अंततः हार गए। दोनों का लड़ा तो जरूर, पूरा संगठित होकर के नहीं लड़ा तो क्या हारना पड़ा। उससे ज्यादा ताकतवर हमला करने वाले थे। कोई हमला बाहर से हमला करने आता है तो पूरी योजना बना करके आता है। जब पूरी योजना बना करके आता है तो देखता है क्या कितना कमजोर है, हर कोई नस कमजोर नस दबाना चाहता है, तो कमजोर नब्ज दबाएगा तो वहां पर ये देखता है कि आपस में ये लोग सब लोग बटे हुए हैं, तो बटे हुए को फायदा उठा लेता है वो लोग कौन, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी। बटने का यही फायदा है। जैसे एक पहले नारा चला था ना लोकसभा के पहले, कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे मतलब क्या, कि हिंदू मुस्लिम के बांटने की नहीं है, बटोगे मतलब कि अलग अलग शासन में वहां बांटना था, और उसी को जो यहाँ पर जो है इसका रूल लागू कर दिया था। उसे कुछ वोट बैंक का भी काम कर जाता है, ऐसा कभी कभी ऐसा ऐसा नारा देने से। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अंतर हार गए। अब वो ऊपर वर्णित तीनों शक्तियों में विशेष संक्षेप में चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र में, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश की 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में की थी। वह एक, देखो यहाँ पर दिया है क्या पूरा सीन में आपको देखा।
यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखो देख लो यहाँ गढ़वाल कुमाऊं है, गढ़वाल कुमाऊं है, कन्नौज है, नेपाल है, काठमांडू है, पाटन है। क्या ये पाटन नहीं है, पटना है ये। पहले का नाम पाटन था, पटन देवी के नाम से। यहाँ प्रयाग है, देखो यहाँ चंदेल है, यहाँ खजुराहो है, देखो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, परमार। यहाँ पर देखो नर्मदा नदी है। यहाँ पर जो है ये पूरा क्षेत्र जो है क्या, यहाँ देखो पाल है। ये पूरा क्षेत्र पाल, यहाँ पूर्वी भारत में देख लो, पूर्वी भारत यहाँ तक पूरा पाल है। यहाँ पर देखो कन्नौज है, फिर चंदेल शासकों ने यहाँ पर ये किया, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश में क्या राष्ट्रकूट वह हुआ, फिर परमार आया, फिर ये सब सारा वंश जो है पूरा सारा सब कुछ यहाँ पर अलग अलग संगठन में बट गए। अलग अलग संगठन में बटने के कारण जो है क्या मोहम्मद गौरी कहाँ से हमला किया, मोहम्मद गौरी किया यहाँ से हमला किया, यहाँ से हमला किया, यहाँ से हमला किया। यहाँ से हमला करने के बाद इस साइड जो है पूरा लोग संगठित नहीं रहने के कारण ये सब सारा हमला को हार गया लड़ाई में। और हारने के कारण यही होता है क्या कि सब लोग आपस में संगठित नहीं है। यहाँ पर देखो यहीं पर जो है क्या, देखो यार गंगा नदी जो बह रही है, गंगा नदी यहाँ से देखो ये सब सहायक नदी इसकी। तो गंगा नदी ये क्षेत्र में इतना उपजाऊ मिट्टी था, इतना उपजाऊ मिट्टी था कि हर कोई चाहता था कि यहाँ अपना वर्चस्व जमाए। क्यों, यहाँ सरप्लस जो अनाज के उत्पादन सरप्लस होता है, अधिशेष यानी खाने से ज्यादा उत्पादन होता है। व्यापार करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें मिल जाते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने सारा सब कुछ बताया, इसका रीजन क्या है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये चीज कभी ध्यान दिया है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये तीनों एरिया में देख लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है बंगाल से लेकर के पूरा यहाँ तक के ये, यहाँ पर पूरा जनसंख्या का सबसे ज्यादा गढ़ क्यों मिलता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी था। उपजाऊ मिट्टी का ना क्यों, क्योंकि गंगा से जब पानी आती है बार बार तो हर साल नया नया कुछ गाद लेकर के आती है, नया नया सेडिमेंट लेकर के आती है। इससे एल्यूवियल जितना नया सेडिमेंट आएगा, जितना नया गाद आएगा, उतना ज्यादा उर्वरक होता है। और उतना ज्यादा उर्वरक रहने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर उपजाऊ बहुत ज्यादा रहता है, वहाँ पर उपज ज्यादा होता है। और उपज ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जब उपज ज्यादा होता है तो बहुत सारा सब कुछ नई नई चीजें उपजाऊ, तो अतिशेष उत्पादन होता है, सरप्लस उत्पादन होता है, तो वहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखा है क्या है, फिर मैं देखो आगे आता हूँ। फिर देखो आगे क्या, राजपूत तथा उसके उत्तराधिकारी वत्सराज। राजपूत और उत्तराधिकारी कौन था, वत्सराज था। वत्सराज ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से तक फैलाया तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज के विस्तार नीति ने बंगाल तथा बिहार के शासक धर्मपाल के साथ संघर्ष। वत्सराज की विस्तार नीति, वत्सराज जो चाह रहा था, हर कोई चाह रहा था कि विस्तार नीति, अब विस्तार नीति में क्या, तो बंगाल और बिहार के धर्मपाल से संघर्ष कराया। वही धर्मपाल जिसने क्या, वही धर्मपाल जो है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या नींव रखा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। और वहाँ के लोग बहुत सारे विदेशी लोग आते थे, पढ़ते थे। और वहाँ पर धर्मपाल जो है कौन सा वंश को फॉलो करता था, सॉरी कौन सा धर्म को फॉलो करता था, कौन से धर्म में था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। यहाँ पर बौद्ध धर्म, इसलिए बौद्ध धर्म इतना विशाल है सब जगह। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो। शीघ्र ही दक्षिण राष्ट्रकूट सम्राट भी इसी संघर्ष में कूद पड़ा और सभी त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ हो गया। देखिए हर कोई चाह रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष कब होता है, जब एक ही जगह के तीनों लोग चाहते हैं क्या कि हम लोग अपना यहाँ वर्चस्व बनाए रखें। जैसे धर्मपाल बनाए रखे था, राजपूत राजा वत्सराज की यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष क्या, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट भी चाह रहा था क्या कि हम भी वहाँ गंगा के मैदान में अपना वर्चस्व जमाए, वहां पर हम अपना शासन चलाएं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो तीन शक्तियों के बीच युद्ध हुआ। यह अगले 150 वर्षों तक आगे विभिन्न शासकों के मध्य जारी रहा। लेकिन 150 वर्ष तक अब खुद को चाह रहा था क्या
कि हम ही अपना वर्चस्व यहाँ बनाए रखें। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तथापि कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाए रखने गुर्जर प्रतिहार के बीच संघर्ष चलता रहा। इस वंश का एक और महान शासक 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज था। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मिहिर भोज बार बार, मिहिर भोज अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित बनाए रखने के लिए अरब विद्वान सुलेमान ने उसकी प्रशंसा की। यानी कि लुटेरों से बचाए रखने के लिए मिहिर भोज ने, एक सुलेमान था वो उसकी प्रशंसा किया। कौन? मिहिर भोज की प्रशंसा किया। किसने? तो कौन? सुलेमान ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। 8वीं सदी में गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई। देखिए बताया था ना, गोपाल द्वारा पाल वंश के, यानी कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। गोपाल का कौन? गोपाल का पुत्र कौन हुआ? धर्मपाल। उसका पौत्र कौन हुआ? यानी कि गोपाल का पोता कौन हुआ? तो वो देवपाल हुआ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखा गया है क्योंकि सभी शासकों के नाम पाल ही समाप्त होते थे, अंततः इस वंश को पाल वंश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पाइप मैंने लगा दिया। मैंने क्या लगा, ऑलरेडी लगा हुआ था पहले ही से। बुक्स में दगा हुआ, बुक्स मैंने आपको पूरा खोल के पढ़ा रहा हूँ। इतना अच्छा से आपको सारा कौन बताएगा कि पाल वंश, इतने देर में पाल वंश खत्म करके खत्म कर दिया होता। यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो, नेपाल है, ये है, काठमांडू है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ यहीं पर नहीं है पाल वंश। यहाँ देखो, ये बंगाल हुआ, बंगाल वाला हिस्सा हुआ, ये बिहार वाला हुआ, अखने ये झारखंड है, ये सब सारा क्या है। इधर देखो उत्तर प्रदेश है, ये सब इतना उत्तर प्रदेश है। यहाँ करके पाल वंश जो है, फिर अपना पाल वंश अपना संस्थापक यहाँ स्थापना करता है। पाल वंश यहाँ पर राज करता है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। पाल वंश क्यों राज करता है? क्योंकि शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर कौन दिया? पाल वंश ने दिया। यहाँ तक बातें समझ, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर कौन दिया? पाल वंश। देखो भारत के राजनीतिक मानचित्र है, यानी क्या 1000 से 1200 ईस्वी के बीच ये मानचित्र दिखाया गया। 1000-1200 बीच में ये यहाँ सच था, उसको यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करो, जरूर कमेंट करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना कमेंट करोगे उतना कमेंट बॉक्स इतना भर दो कि कुछ कहना नहीं। फिर मैं आगे आता हूँ, देखो फिर देखो अभी पाल वंश अभी चलेगा, लंबा चलेगा। पाल वंश पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अ, इसमें बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि पाल वंश जो शिक्षा पर बहुत सबसे ज्यादा जोर दी है। पाल वंश अगर जो ऐसे शासक अगर जो 5-7 और रहता ना, तो आज क्या अमेरिका, चाइना, रसिया ये सब रहता है। सबसे आजकल चांद मेरा रहता, मेरा हाथों की रहता, चांद पर मेरा तिरंगा तो अभी है ही, बट बहुत पहले रहता, पूरा चांद पर बस गए होते भारतीय। इतना अच्छा था, ऐसे ऐसे शासक आ जाते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, गोपाल के पुत्र पौत्र धर्मपाल देवपाल ने पाल वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति में 4 चंद लगाए। हालांकि पश्चिम की ओर उनका 4 प्रतिहारों ने रोक दिया। लेकिन पश्चिम में कौन था? प्रतिहार वंश था। पश्चिम में क्या, उत्तर पश्चिम, कश्मीर साइड वाला चलता, कश्मीर पंजाब में क्या कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, प्रतिहार वंश टूटा तो कौन सा वंश बना? तो राजपूत, चौहान, चंदेलों में बट गया। यहाँ सारा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो है, लेकिन पालों ने बिहार तथा बंगाल में छोटे से अंतराल के लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। यानी कि 400 वर्ष तक शासन किया। कौन? पाल वंश। यहाँ पर पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, पता है ना? पाल शासक किस धर्म को? पाल शासक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने धर्म का विस्तार करने के लिए पूरी भारत में विहार और मंदिरों की बड़ी संख्या में निर्माण किया। बिहार में क्या, बिहार उसका जो था, उसका निवास स्थान जो था विहार, और चैत्य क्या था? उसका पूजा स्थल था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। मंदिर बड़ी संख्या में निर्माण कर भागलपुर बिहार के निकट, पता है ना, भागलपुर बिहार के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय भी धर्मपाल को ही जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की भांति पूरे भारत तथा तिब्बत विद्यार्थियों ने आकर्षित करता था। इस बिहार में कई संस्कृत ग्रंथों की तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय संबंधित सर्वाधिक चर्चित नाम जो है किसका है? अतिशी दीपंकर नाम है। अतिशी दीपंकर जो हो रहा, जो तिब्बत में बड़े आदरणीय थे, बड़े आदरणीय थे, इसलिए जो है आज भी तिब्बत में बड़े आदरणीय कौन है? एक क्या नाम है, नाम उनका भूल रहा हूँ, जो भारत में रहते हैं, दलाई लामा। दलाई लामा एक पोस्ट है, वहाँ एक पोस्ट दिया जाता है बौद्ध धर्म को सबसे बड़े गुरु का नाम है। पोस्ट कौन सा पोस्ट? का नाम है दलाई लामा। और वो कौन? भारत में रहते हैं, तिब्बत में रहते हैं, क्योंकि वहाँ चाइना का वर्चस्व। जिस दिन चाइना चले गए, चाइना पता नहीं क्या कर देगा उनके साथ, बहुत बदतमीजी करेगा, जेल भी डाल सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी।
फिर दिखाया क्या है ना। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूटों की राजधानी सोलापुर के निकट मालखेड अथवा मान्यखित ध्रुव के शासन काल में राष्ट्रकूटों ने वैभवशाली नगरी कन्नौज पर आधिपत्य के लिए उत्तर भारत की ओर रुख किया, किंतु जैसा कि पहले बताया गया कि इसने त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। तो जन्म दिया त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम था। अब बता, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। यहाँ पर देखो एलोरा में प्रसिद्ध विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? देखो एलोरा में विख्यात कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माता कौन है? तो कृष्ण प्रथम है। यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन, इसी लाइन से क्वेश्चन बनता है, और मैं आपको इसी लाइन को मैं बता रहा हूँ कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इतना डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हो जितना होगा, बाकी नोट्स में जो सारा सब कुछ मैं बता ही देता हूँ किस तरह से नोट्स बनाया जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है? बाइलिंगुअल नोट्स बना हुआ है, इसलिए मैं बाइलिंगुअल नोट्स बना करके लाया, बनवा करके लाया। यह पत्थर के एक ही टुकड़े से बना है और भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर नाम ही कैलाश, देखो एक ही पत्थर के टुकड़े से बना है और भगवान शिव को समर्पित है। ये कैलाश किसको कहते हैं? कैलाशपतिनाथ, कैलाश धाम, कैलाशनाथ। कैलाशनाथ कहाँ है? वहाँ शिव का भगवान मूर्ति है, इसलिए यहाँ पर भी इस तरह से याद रखना, विष्णु मत कर देना, शिव को समर्पित। अरब लोगों ने द्वारा लिखे गए विवरण में सूचना देते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों को अरब व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। देखो राष्ट्रकूट शासकों के अरब के व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इन व्यापारियों को मस्जिदों का निर्माण करने बिना किसी अवरोध के अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता थी। देखिए अरब के व्यापार के साथ सबसे अच्छा संबंध किसका था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। राष्ट्रकूट शासकों की धार्मिक उदारता को ही उजागर नहीं करता, बल्कि अरब लोगों के साथ व्यापार बढ़ाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। इसको राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट दक्षिण दक्षिण भारत का जो है राष्ट्रकूट वंश बहुत अच्छी वंश के नाम में जाना जाता है। पूर्वी भारत में पाल वंश को शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश को या व्यापार के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। किसको? राष्ट्रकूट वंश को। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखा गया है दक्षिण भारत चोल शासकों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी है। चोल शासक मतलब 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान संगम काल के द्वारा वर्णित प्रतापी चोल शासक, देखो यहाँ पर प्रतापी चोल शासक, इस काल के चोल शासकों के मध्य में संबंधों की स्पष्टता नहीं है। दक्षिण भारत पल्लव वंश को सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आए। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय 9वीं शताब्दी, किंतु उसके गौरव के वास्तविक वास्तुकार राज राजा प्रथम था, उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम। इतना से इतना था। राज राजा प्रथम वास्तविक वास्तुकार कौन सा है? राज राजा प्रथम 985 से 1014, और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक, यानी कि 30 वर्षों तक ये शासन किया। ये 30 वर्षों तक, ये लगभग 29 वर्षों तक हुए, दोनों लगभग में उतना उतना शासन किया, लगभग दोनों लगभग 30-30 साल रहा। सर्वोत्तम काल में चोल साम्राज्य उत्तर में तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? तो भी अभी आंध्र प्रदेश में कौन सी? कृष्णा नदी बहती है। सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? तो कर्नाटक में, क्योंकि आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? लेकिन दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत था। चोल शासकों ने अपनी जल सेना का सफल उपयोग किया तथा न सिर्फ मालदीव लक्षद्वीपों को पराजित किया, बल्कि श्रीलंका को भी अपने अधीन किया। जावा, सुमात्रा, मलाया के भी शासकों को पराजित किया। उन्होंने जावा, सुमात्रा तथा मलाया ये भी शासकों को पराजित किया। और राजा राजा प्रथम का महानतम योगदान जो है तंजौर स्थित प्रभु श्री शिव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण। राज राजा वो भी क्या शिव मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक बातें समझे? प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राज राजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राज राजा प्रथम जो है महानतम, राज राजा प्रथम जो है मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध। कौन सा मंदिर बनाया? एक राज राजेश्वर और हुआ बृहदेश्वर, यानी कि दोनों का मंदिर एक ही नाम है। कोई राज राजा प्रथम ने बनाया, इसलिए राज राजेश्वर मंदिर नाम से आता है। और इसको नाम क्या है? बहुत बड़ा विशाल है, इसलिए बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? बृहदेश्वर मंदिर राज राजेश्वर मंदिर में क्या अंतर है? दोनों बता
मैंने आपको समझाने की पूरा कोशिश किया। उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम का शासन, देखो यहाँ, उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम का शासन और भी रोमांचक था। राजेंद्र प्रथम के क्या शासक जो और भी रोमांचक थे, किस तरह कैसे रोमांचक था? तो पाल शासक मणिपाल को पराजित कर बंगाल में गंगा नदी तक अपनी शक्ति का डंका बजवाई। पाल शासक कौन? मणिपाल को पराजित कर बंगाल में गंगा नदी तक अपनी शक्ति का डंका बजवाया। इस विजय को अस्मरणीय बनाने के लिए उसने एक नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम ने किया, गंगा का जीतने वाला, गंगा को विजेता, उसका नाम दिया किसने? राज राजा प्रथम के पुत्र, कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो किसका, यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, राजेंद्र प्रथम का उपाधि किसने दिया? राजेंद्र प्रथम की उपाधि देख लो, उपाधि राजेंद्र प्रथम को उपाधि मिला। तो उपाधि में क्या है, कौन सा? गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम। यहाँ तक बात समझ में, गंगई कोंड चोलपुरम किसको कहा जाता है? तो किसको? राजेंद्र प्रथम को। यहाँ तक बात समझ में, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने मणिपाल को हराया। प्रथम ने पाल वंश के शासक मणिपाल को हराया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसने? राजेंद्र प्रथम, क्योंकि वो बंगाल के शासक था। तो बंगाल के शासक ने उसको हरा करके बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर कब्जा करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है बंगाल के शासक पर कब्जा करने के बाद क्या होता है कि गंगा पर कब्जा हो गया। तो गंगा पर गंगा का विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ था। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है पूरा इधर से नया नया मिट्टी जब लाता है, नया नया मिट्टी में बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा, क्यों नया नया मिट्टी में क्या क्या चीज रहती है वो इसलिए ज्यादा उपजाऊ होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर देखो क्या है, इस विजय को स्मरणीय बनाने के लिए गंगाई कोंड मतलब क्या? गंगा विजेता की उपाधि धारण की। किसने? राजेंद्र प्रथम ने गंगा विजेता। वह शिक्षा का महान प्रश्रयदाता था। देखो, वह शिक्षा का महान प्रश्रयदाता था, वह शिक्षा का महान प्रश्रयदाता था। पंडित चोल उपनाम से प्रख्यात था और अंतिम प्रमुख चोल शासक कुलोत्तुंग, उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य के विघटन प्रारंभ हुआ। वह एक बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट गया। इसलिए देखो, दक्षिण के क्षेत्र में मंदिर भी है, शिक्षा का बहुत बड़ा प्रश्रयदाता भी है, और व्यापार भी उससे अच्छा, अरब लोगों से व्यापार के बहुत अच्छा था। जब व्यापार से संबंध अच्छे थे तो आर्थिक उन्नति भी वहाँ ज्यादा है। आर्थिक उन्नति ज्यादा है तो क्या, वहाँ मंदिर भी देखेंगे, मंदिर से भी मिलता है पैसा, और आर्थिक व्यापार भी वहाँ बहुत ज्यादा था। इसलिए दक्षिण के लोग जो था, दक्षिण भारत के लोग बहुत ज्यादा सुखी संपन्न आज भी है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो आगे क्या है। विकेंद्रीकृत शक्ति, वहां तक मैंने बता दिया। वहां तक कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ मैंने एक बार बता दिया। आपको नोट्स भी खोल के बता दूंगा कैसे कैसे नोट्स में किस तरह से बताया गया है। ये सब सारा बात समझ में आ गई। सारा बात समझ में आने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपको देखने को मिलती है, नई नई चीजें आपको समझने को मिलती है यहाँ पर। इसलिए देखो, केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है। केंद्रीकृत जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में तो सत्ता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में भी सत्ता है। क्या वो होता है विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण मतलब क्या, एक जगह दिल्ली में राजा बैठ गया और पूरा देश का शासन कर रहा है, तो क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक जगह सब राजा अलग अलग है, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। एक जगह केंद्र नहीं है, इसका कोई केंद्र नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का अन्य पहलू ब्राह्मणों तथा अन्य को भूखंड दान करने की प्रथा में भी देखा जा सकता है। इस परंपरा को सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में प्रारंभ किया था।
किंतु गुप्त साम्राज्य के शासन के पश्चात तो यह संपूर्ण भारत में प्रचलन में आ गए। अब भूखंडों का दान मात्र धार्मिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि राजकीय अधिकारियों को भी दिया जाने लगा। इसके क्या कारण थे? माना जाता है कि व्यापार में लगातार पतन की स्थिति ने काल में भूमि दान की परंपरा को जारी रखने में, देखिए व्यापार में लगातार पतन, यहाँ पर देखो व्यापार में लगातार पतन की स्थिति ने इस काल में भूमि दान की परंपरा को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सरकारी कर्मचारियों में तथा अन्य को उनकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मुद्राओं का अभाव हो गया। ये बोले ना, वहाँ यहाँ मुद्रा का अभाव हो गया, इसलिए भूमि दान देने लगा। यहाँ तक बात है। इसलिए जब वेतन होने की देखो त्रिपक्षीय विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था यही होता है। जब केंद्र सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, केंद्रीकृत नहीं रहेगा, तो यहीं पर ही होता है कि जो आपका कर्मचारी है उसको पैसे देने के लिए नहीं रहेगा, तो कर्मचारी कितना दिन रहेगा? रहेगा नहीं। आपको कर्मचारी की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? कर्जा लोगे, और कर्जा से भी पार नहीं लग रहा है तो क्या कहोगे? भाई अपना भूमि दान देता हूँ, अपना भूमि का एक एक खंड कर करके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल मतलब क्या होता है? गुप्त के बाद वाला काल में पुरातत्व खोज में सिक्कों की उपलब्धता न होने से पता चलता है क्या? मुद्राओं का अभाव हो गया। दान में मिलने वाली भूमि कर मुक्त होती थी, अर्थात दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति शासन को कोई भी शुल्क अदा करने के बाद नहीं था। मतलब कि जो भी भूमि दान में दिया गया है उस पर कोई टैक्स दिया जाए, लेगा कि नहीं लेगा, तो इस पर कोई अस्पष्ट था, कोई स्पष्ट नहीं था, कोई बाध्य नहीं था कि देना। आपको अगर देना मन है तो दीजिए, नहीं देना मन है तो नहीं दीजिए, उस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो आगे क्या है। देखो यहाँ पर वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस भूमि का उपयोग करता था। दान प्राप्त करता दान की गई भूमि पर किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से मुक्त था। किसी प्रकार दान में भूमि को अपने अधिकार में ले लेता था। जो दान वाला भूमि मिल गया उस पर कोई किसी को कितना भी शासक आ जाओ अपना शासन को वापस नहीं ले सकता था, जबरदस्ती नहीं ले सकता था। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक मैंने इतना अच्छा तरीके से बता दिया, और कैसे बता सकता हूँ? सारा सब कुछ मैंने डिटेल बता रहा हूँ। पूरी से पूरा बुक खोल के जैसे बच्चों को पढ़ाता है, उसलिए मैं आपको बच्चों की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। कई कितने टीचर आते हैं ना, कितने सारे टीचर आते हैं कि आते हैं अपना नोट्स, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया उसे नोट्स बनाया, थेसिस दे दिया, अपना हो गया, जाओ अपना अपना जाओ, वो काम है अपना बुक से पढ़ो। मैं आपको बुक बुक का एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, किस तरह से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूँ, किस तरह से कहाँ पर आप फंस सकते हो क्वेश्चन में वो मैं बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको गारंटी दावे कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारा मैं आपको एग्जाम आते आते सारा सब कुछ मैं वहां से बता दूंगा। प्रीवियस ईयर 2 3 4 साल का क्वेश्चन सारा सब कुछ, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, ताकि हाईएस्ट से हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सके, गेन कर सके। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर दक्षिण भारत चोल शासकों में प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी भिन्न थी। ग्राम स्तर पर स्थानीय लोग शासन का आनंद उठाते थे। स्वयं द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सहायता से वो अपने प्रशासन की देख रेख क्या करते थे। अभिलेखों में 2 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये थे सभा उर, ब्राह्मणों द्वारा वंशानुगत रूप से शासित ग्रामों को समितियों को सभा कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मणों द्वारा प्रभुत्व वाले समितियों को उर कहा जाता था। देखो कैसे क्वेश्चन का फंसाया है। देखो यहाँ पर सभा उर कहा जाता था। देखो एक सभा है, एक उर है। सभा किसको? ब्राह्मणों द्वारा जो समितियां होती थी उसको सभा कहा जाता था, और जो गैर ब्राह्मणों द्वारा समितियां होती थी उसको उर कहा जाता था। यहाँ तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, फंसेगा ना कुछ। यहाँ पर देखो ब्राह्मणों द्वारा वंशानुगत रूप से शासित ग्रामों की समितियों को सभा कहा जाता था, सभा कहा जाता था। जबकि जबकि गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली समितियां उर कहलाती थी। देखो यहाँ पर नाम में भी अंतर है। यहाँ पर ब्राह्मणवादी आपको चेहरा आपको नजर आएगा ना, जो कहते हैं ना, न कंबल ओढ़ करके घी पीना, उसी तरह देखो कंबल ओढ़ के घी पीना। इसलिए यहाँ पर देखो किस तरह से कंबल ओढ़ के घी पानी की इस तरह से बताया गया है। सब चाहता है कि यहाँ पर उस टाइम नाम में भी अंतर था, कि उसका समिति का नाम अलग हो, इसका समिति का नाम अलग हो। ये तो ब्राह्मणवादी हावी था। ये समितियां ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों की सहायता से जन कल्याणकारी कार्य कर संचरण तथा मंदिर प्रबंधन जैसे कार्यों को उत्तरदायित्व का निर्वाह करती थी। यह चोल प्रशासन की एक अनुपम विशिष्टता थी, क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बेहतर संबंध का पता चलता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी, कैसे बेहतर संबंध पता चलता है, और बातें समझ में आ रही होगी अच्छे से। फिर देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इस तरह का क्वेश्चन,
किस वंश ने ग्राम समितियों को महत्ता प्रदान की और ग्राम समितियों किस नाम से जानी जाती थी? ग्राम समितियां किस नाम से जाती थी? उर, असभा और उर। और किस समितियों को महत्ता प्रदान की किसने? किस वंश ने? यहाँ बताएं, चोल वंश ने। यहाँ तक बातें समझ में? चोल वंश ने ग्राम समितियों की महत्ता प्रदान की। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? आरंभिक मध्यकाल में कई सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी देखे गए। सामाजिक दृष्टि से इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जातियों की संख्या में वृद्धि होना। देखो यहाँ पर क्या, आरंभिक मध्यकाल में कई सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी देखे गए। सामाजिक दृष्टि से इस काल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जातियों में संख्या में वृद्धि होना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो आगे क्या है। यहाँ पर देखो कैसे घटित हुआ। इसका एक प्रमुख कारण ब्राह्मणों नए समूहों का समावेश रहा। समझा जाता है कि ज्यों ज्यों भूदान में वृद्धि हुई, कृषि के दायरे में नए क्षेत्र अभी आने लगे। देखिए भूदान में जब वृद्धि हुआ तो भूदान देता था। अब जब भूदान देने के बाद क्या होता है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ, कि भूदान दिया तो यहाँ पे कृषि होने लगा। क्या, जैसे हमको भूदान मिला, हम खेती करने जानते नहीं, हमको खेती नहीं हो सकता, तो हमको खेती नहीं हो सकता, हम किसी को दे देंगे, तो किसी को दे देंगे तो उसको वृद्धि तो होगा ना, कृषि में तो वृद्धि होगा, जो उपजाएगा उसको उसको वृद्धि होगा। प्लस दूसरी बात, जो हमको भूदाने मिल गया है, अब जिसको जमीन पहले से था तो कहीं ना कहीं तो अपना जमीन तलाशेगा। जो जमीन तलाशेगा तो वहां पर तो उसका जमीन तो दायरा तो बढ़ेगा ना, भूमि यानी कि अनाज उपजाने के लिए उसका भूमि का दायरा तो बढ़ेगा। यहाँ पर ये बताया गया है। देखो दायरे में नए क्षेत्र भी आने लगे, लेकिन नए नए क्षेत्र जहाँ जंगल झाड़ था वहां भी साफ सफाई करके क्या नए खेती बाड़ी के जमीन के लायक बना दिया गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? वे कृषक के रूप में भी सामने आए, समाज में शूद्र के रूप में स्थापित होगा। वास्तव में भूदान की परंपरा विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन या प्रवास को जन्म दिया, जहाँ वे अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को पल्लवित और पोषित कर सके। भूदान ने कायस्थों की संख्या में भी वृद्धि की। कायस्थ मूलतः लिपिक थे और तथा भूदान के लेख पत्रों के लेखन में दक्ष थे। स्वाभाविक रूप से ज्यों ज्यों भूदान में वृद्धि हुई, कायस्थों के महत्व में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? कैसी वृद्धि हुई? देखो यहाँ पर मैप भी मैं लेकर के आया हूँ। देखो कैसे वृद्धि हुआ। यहाँ देखो यही ना वृद्धि हुआ। यहाँ देखो यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। देखो कैसे वृद्धि हुआ। यहाँ देखो ये काबुल है, यहाँ से क्या वृद्धि हुआ, क्या भूदान में वृद्धि हुआ। यहाँ तक बातें वहां दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी इस तरह से दिखाया गया है। इस तरह से मैप मैं आपको सामने लेकर के आ रहा हूँ। फिजिकल मैप है, इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, सारा मैप अलग अलग होता है। ज्योग्राफी का जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? देखो यहाँ पूरा बातें समझ में। दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र है, ये मैं खोल के दिखा दिया। फिर मैं आगे आता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, किंतु इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नए राजपूत वर्ग का उदय रहा। यानी कि बोले सब तितिर बितिर हो गया, कोई चौहान बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई चंदेल बन गया, कोई परमार बन गया। इस तरह के सारे सब कुछ दिखाया गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? वर्ग का उदय रहा। जैसे चौहान, परमार, जैसे चंदेल इत्यादि बहुत से इतिहासकारों ने सारे विभिन्न विदेशी शासकों जैसे शक, हून, कुषाण इत्यादि के वंशज थे, जो इतिहास में भिन्न युगों में उत्तर पश्चिम भारत में आए। धीरे धीरे व्यक्ति राजस्थान के निवासी हो गए। कहाँ के? राजस्थान के निवासी हो गए। वहीं के पश्चिम से आया तो पश्चिम से कहाँ जाएगा? राजस्थान में जाएगा ना। वहां से आएगा तो राजस्थान में ही जाएगा। कश्मीर में उतना ठंड पर तो अंदर जाएगा नहीं, उतना पार कर पाएगा नहीं हिमालय को, तो कहाँ आया? राजस्थान में आया। ये धीरे धीरे राजस्थान के निवासी हो गए। भारतीय समाज में शामिल होने के पश्चात योद्धा वर्ग के रूप में उभरे। कई इतिहासकारों ने ब्राह्मणवादी समाज की क्षत्रिय वर्ग के रूप में देखा जाता है। देखो ब्राह्मणवादी समाज के क्षत्रिय वर्ग।
है ना, ब्राह्मणवादी समाज के क्षत्रिय वर्ग के रूप में भी देखते हैं। किंतु वर्तमान में कई विद्वान राजस्थान में राजपूतों के उदय कृषि गतिविधियों की प्रगति में कुछ संबंध मानते हैं। यानी कि यहाँ पर इतिहासकार हिस्टोरियन का मत बटा हुआ है, कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ इस तरह से मानते हैं। यहाँ तक बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग ना के बराबर एक बार गलती से पूछ दिया तो एक अलग बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर पढ़ाने के लिए। यहाँ तो मैं सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ। मंत्र के बदले में उन्हें भूमि दक्षिण के रूप में अपने विषय उन्हें ब्राह्मणों को अपने विषय में राम सूर्यवंशी कृष्ण सूर्यवंशी के वंशज होने के बारे में भी लिखने प्रोत्साहित किया, जिससे विद्या वर्ग में सम्मानजनक स्थिति को कायम रख सके। बहुत ज्यादा ये सब ऐसा कुछ है नहीं, सब कहानी हिस्टोरियन के मत बटा हुआ है। कोई हिस्टोरियन ऐसे बताता है, कोई हिस्टोरियन वैसा है। बाकी एनसीईआरटी जो बताएगा आपको एनआईएस के सिलेबस किताब में जो लिखा हुआ वही मान रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ तक बात है। आर्थिक रूप से प्रथम चरण का पतन काल माना जाता है। यह सिक्कों के आदान प्रदान उत्तर भारत में नगरों की वर्तमान स्थिति से ज्ञात होता है, किंतु सन 1000 ईस्वी में द्वितीय चरण में इस व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार की व्यवस्था को देखते हैं न सिर्फ मुद्राओं के प्राप्त होने की बल्कि व्यापारिक वस्तुओं नगरों भविष्य को भी विवरण मिलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका दो मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। पहला, भूखंड दान देने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृषि में वृद्धि हुई, जिससे हम वस्तु विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति पाते हैं। वस्तु मतलब वस्तु विनिमय जब होगा, जब हम सरप्लस उत्पादन करेंगे, सरप्लस क्या प्रोडक्ट करेंगे, उत्पादन करेंगे। सरप्लस में अधिशेष उत्पादन नहीं, जितना हमारा यूज है उससे ज्यादा हम उसको उत्पादन करेंगे तो वहाँ पर तो वस्तु विनिमय का काम आएगा ना। कि मेरे पास मान लीजिए जैसे कहीं धान होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, कहीं दाल होता है। मेरे पास चावल बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, किसी के पास दाल बहुत ज्यादा मात्रा, तो वस्तु विनिमय होगा ना। वस्तु विनिमय इसे कहते हैं कि आदान प्रदान करना। कि मेरे पास चावल ज्यादा है तो मेरे चावल ले लो, तुम्हारे पास दाल ज्यादा है तो मेरे दाल ले लो। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ये क्या कारण, दो मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। पहला, भूखंड दान देने की प्रक्रिया फलस्वरूप कृषि वृद्धि हुई, जिसे हम वस्तु विनिमय के रूप में भूखंड दान देने की प्रक्रिया फलस्वरूप कृषि में बोले ना, जब भूखंड दान देंगे तो कृषि का स्वरूप जो है बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी। और कृषि बढ़ेगी तो क्या, तो अधिशेष उत्पादन होगा, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की उत्पादन बढ़ेगी, इसमें व्यापार में वृद्धि। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल व्यापार में देखो यार, दूसरा जल व्यापार में भारतीय तटीय क्षेत्र में अरब व्यापारियों का उदय हुआ। लगभग 712 ईस्वी में सिंध में अपना राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे उसने अरब चीन तक अपना औपनिवेशिक विस्तार किया। इन उपनिवेशों ने भारतीय उत्पादों के विक्रय तथा उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत के बाहरी व्यापार की प्रगति में सहायता। चोल शासकों के शासनकाल में दक्षिण पूर्व एशिया, मलय, इंडोनेशिया, चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध देखने को मिलता है। यहाँ तक बातें किस तरह से अरब से व्यापार संबंध अच्छे थे 750 से 1200 ईस्वी के बीच में, और खासकर किसके बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में, चोल वंश के बीच में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। राजपूत वर्ग उदय के मुख्य कारण के यहाँ पर देखो आप आगे सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास कैसे होता है? नई क्षेत्रीय शक्तियों के आने से नए राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का उदय हुआ। जैसे उत्तरी गुजरात में बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में आंध्र, कर्नाटक हमारे वर्तमान कला साहित्य भाषाओं के रूप के नींव रखी। यानी कला में भी रखा, साहित्य में भी रखा, और भाषा में भी क्या एक नई नींव रखी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो आगे क्या है। अब आता हूँ नोट्स पे आता हूँ। नोट्स कैसे, अब देखो इस तरह से नोट्स बना हुआ है आपको, इस तरह से नोट बना के मैं दे रहा हूँ। देखो पॉलिटिकल फेज क्या है, पॉलिटिकल फेज पहला क्या है, देखो यहाँ पर कन्नौज। कन्नौज मतलब क्या, द गोल। कन्नौज को सबको पाना चाह रहा था, क्यों, क्योंकि गंगा के बीच में था, तो वहां पर सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता था, कन्नौज में, सबको पाना चाह रहा था। यहाँ पर देखो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, यहाँ क्या, पाल वंश, सब लोग चाह रहा था क्या कि यहाँ पर जाए। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो तीन शक्तियों ने गंगा क्षेत्र में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। तीन शक्तियों ने, कौन, राष्ट्रकूट वंश ने, प्रतिहार वंश ने और पाल वंश ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी क्या, ट्रिपराइट स्ट्रगल। द conflict is known as the ट्रिपलाइट स्ट्रगल। यहाँ पर थ्री पावर्स फाउट टू कंट्रोल द गंगेटिक रीजन, कन्नौज।
यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो, इट लास्टेड फॉर 150 ईयर्स एंड बिकनेड ऑल थ्री डायनेस्टीज। यह 150 वर्ष तक चला और इसने तीनों राजवंशों को कमजोर कर दिया। 150 वर्ष तक संघर्ष चला और तीनों राजवंशों तो क्या किया, कमजोर कर दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो आगे क्या, आगे में यहाँ आ, फाउंडेड बाई नागभट्ट फर्स्ट 8th सेंचुरी इन मालवा रीजन। मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। ठीक है, मालवा रीजन में 8वीं शताब्दी क्या एक मालवा क्षेत्र में स्थापित किया। वत्सराज ने शासन का विस्तार किया और कन्नौज को राजधानी किया। वत्सराज कौन था, राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था, उसका वंश था वत्सराज। कन्नौज पर शासन किया, किसको हटा करके, पाल वंश को हटा करके। इसीलिए मिहिर भोज, यहाँ पर देखो मिहिर भोज जो है 9वीं सदी सबसे शक्तिशाली राजा पर है मिहिर भोज। मिहिर भोज क्यों बन गए, देखो यार, अरब स्कॉलर सुलेमान प्रेज्ड हिम फॉर कीपिंग द एम्पायर सेफ फ्रॉम रोबर्स। यानी कि अरब विद्वान सुलेमान ने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित कर रखने के लिए उसकी क्या की, प्रशंसा की। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखो यार, दे रेसिस्टेड तुर्किश अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, गजनबी गौरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्हें लंबे समय तक उत्तर पश्चिम से तुर्की हमलों गजनबी और गौरी का विरोध किया, बट वहां पर लास्ट में हार का सामना पड़ा। हार गया कौन, राजपूत वंश। फिर दिखाया क्या, इस तरह देखो, अतिशय दीपंका है, कहाँ पर क्या है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक टीचर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देखो इस तरह से बना हुआ है। तो देखो बिहारा बौद्धिज्म, बुद्धिज्म में देखो यहाँ ये विहार रहने का स्थान, विहार धर्मपाल देवपाल, इस तरह से देखो यहाँ पर इस तरह से वहां करेगा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया ऊंचाइयों पर ले पहुंचाया था। यानी को बौद्ध धर्म को मानता था, किसको, कौन, पालवंश किसको, कौन सा धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। यहाँ तक बातें देखो। फिर देखो फाउंडेड बाई गोपाला, फाउंडेड बाई गोपाला, फिर रूल बिहार एंड बंगाल। गोपाल 8वीं सदी द्वारा स्थापित बिहार और बंगाल पर शासन किया। यहाँ तक बातें समझ। धर्मपाल और देवपाल ने साम्राज्य को बहुत विस्तार किया। धर्मपाल और देवपाल ने क्या किया, साम्राज्य को बहुत विस्तार किया। फिर देखो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्हें कई बिहारों पर मठ बनवाए। धर्मपाल फाउंडेड बाय फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फेमस स्कॉलर्स एंड अतिशा दीपंका इज एसोसिएटेड विथ दिस यूनिवर्सिटी। प्रसिद्ध विद्वान अतिशा दीपंकर इस विद्यालय से जुड़े हुए थे, यानी क्या, इस एसोसिएटेड थे यानी कि जुड़े हुए थे, इसका विद्वान थे, पढ़ाते लिखाते थे, तो वहां पर उसे जुड़े हुए थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर क्या, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया, दंती दुर्ग, देखो यहाँ दंती दुर्ग स्थापित, राजधानी कहाँ, मान्यखेत। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था, मान्यखेत। मान्यखेत कहाँ पड़ता है, आज भी कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। राजा कृष्ण प्रथम, राजा कौन, कृष्ण प्रथम ने क्या किया, एलोरा में एक आसम मोनोलिथिक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और कैलाश मंदिर किसको समर्पित है, तो श्री शिव जी को समर्पित है, शंकर भगवान को समर्पित है। यहाँ तक बात है, मैंने पहले सारा सब कुछ बुक्स मैंने पूरा उठाकर पढ़ा दिया था, एक एक लाइन पढ़ करके मैंने आपको पढ़ा दिया था, और क्या चाहिए। फिर देखो वे अरब व्यापारियों के साथ मित्रवत थे और उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति थी। देखो ये अरब व्यापारियों के साथ मित्रवत थे, उन्हें मस्जिद बनाने, किसको, जो अरब से व्यापार लोग आते थे उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति थी, क्योंकि यानी कि वो राष्ट्रकूट वंश जो मान लो कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। असहिष्णु यानी सहिष्णु मतलब क्या, कि सभी धर्म को कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग अपना धर्म को अपना पूजा पाठ करो, किसी से कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो क्या, यह उनके उदार दृष्टिकोण और व्यापार से आर्थिक लाभ की इच्छा को दर्शाता है। यहाँ तक बातें आर्थिक इच्छा को दर्शाता है। ये सब बातें यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देखो जब व्यापार बढ़ी, यहाँ पर देखो मस्जिद बन गया, यहाँ पर देखो ये मस्जिद बन गया। ये देखो राजा थे, राष्ट्रकूट राजा, ये कौन, ये वहाँ के अरब के मुस्लिम लोग थे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से व्यापारी रहते हैं नायक से। यहाँ पर देखो जब व्यापारी आया तो सिक्का बढ़ गया, और सिक्का बढ़ गया तो क्या, इसका इकोनॉमी भी बढ़ गई। यहाँ पर देख लो इस तरह से फोटो मैंने लगा दिया। जब
आर्थिक आर्थिक जब उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति हुई, तो क्या आर्थिक उन्नति हुई तो फिर उसका तो लिविंग स्टैंडर्ड ये बढ़ जाएगा ना, तो वहाँ पर सब कुछ पैसे आने लगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। फिर राजकोट वंश वहाँ से उदय होना शुरू हो गया, जो कि आज भी उत्तर भारत के कंपेयर में दक्षिण भारत आज भी ज्यादा सुखी और संपन्न है, पढ़ा लिखा ज्यादा है। इस बात को एग्री करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर कोई एग्री कर सकता है। फिर आगे देख लो क्या है। फिर आगे देखो, उत्तर भारत छोटे राजपूतों राज्यों में टूट गया। देखो है ना, उत्तर भारत छोटे राजपूत राज्यों में टूट गया। नॉर्थ इंडिया ब्रोक इनटू स्मॉलर राजपूत स्टेट्स। द इंपीरियल चोला रोज द साउथ फाउंडिंग विद्यालय 9th सेंचुरी, यानी कि दक्षिण में इंपीरियल चोलों का उदय हुआ, स्थापना कब हुआ, विद्यालय 9वीं शताब्दी में। यानी कि रियल आर्किटेक्ट ऑफ ग्लोरी राजराज फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र प्रथम, वैभव के वास्तविक निर्माता राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम तुंगभद्रा रिवर टू कन्याकुमारी, साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था, कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। किसने फैलाया, तो छोटे राजपूत राजाओं ने फैलाया। किसने, देखो वैभव के वास्तविक निर्माता राजराजा प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो था उसका क्षेत्र कहाँ से, तुंगभद्रा नदी से कहाँ तक, तो कन्याकुमारी तक राजेंद्र प्रथम का। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। प्रतिहार इंपायर देख लो, प्रतिहार इंपायर है क्या, दिस इंटीग्रेस राइज ऑफ राजपूत स्टेट, चौहान परमार एंड चंदेल। यहाँ पर देखो चौहान परमार एंड चंदेल इस तरह से दिखाया गया है। डिस्टिंग्विश मतलब कि अलग अलग बट गए, वहां पर बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर फिर आगे देखो क्या है। चोला अचीवमेंट राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र प्रथम। यहाँ पे देख लो राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर इस तरह से देखो, राजराजा प्रथम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर बनवाया, भूमि सर्वेक्षण का आदेश दिया। राजेंद्र प्रथम जो है डिफीटेड द पाल किंग महिपाल टू रीच द गंगा रिवर। राजेंद्र प्रथम जो है पाल राजा महिपाल को हराकर गंगा नदी तक पहुंच गया। किसने, राजेंद्र प्रथम जो है, राजेंद्र प्रथम वहां तक पहुंचा। यहाँ तो बात है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने कहा तक पहुंचा, गंगा नदी तक। किसे हराकर, महिपाल को हराकर। महिपाल कौन था, पाल वंश का राजा था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर राजा यहाँ पर गंगाई कोंड, गंगा का विजेता के उपाधि धारण करने का एक नई राजधानी बनाई। कौन, गंगाई कोंड किसने धारण किया, राजेंद्र प्रथम। यानी कि यहाँ पर नए कुछ समझ में आवे तो राजेंद्र प्रथम टिक कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आवे कि राजपूत वंश में कुछ नहीं समझ में आवे, राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत का राजा राजेंद्र प्रथम टिक कर देना। देखो स्ट्रॉन्ग नेवी कॉन्कर्ड श्रीलंका मालदीव्स एंड डिफीटेड किंग्स टू मलाया जावा। मजबूत नौसेना श्रीलंका मालदीव को जीता और मलाया जावा के राजाओं को हराया। देख लो यहाँ पर से इस तरह से सारा चीज मैंने बना दिया। देखो गंगाई कुंड, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल कहाँ, कन्नौज में बनाया। देखो गंगा यहाँ पर से ये बह रही है, इस तरह से मंदिर बनाया गया, इस तरह से ये वास्तु शास्त्र बनाया गया। यहाँ पर देखो इस सब तरह का न्यू कैपिटल, देखो इस तरह से पूरा सारा रिसोर्सेज मिलता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। पूरा इस तरह से फिगर मैंने आपको बना करके लाया है ताकि आपको समझने में देखने में कोई परेशानी ना हो, ताकि विजुअलाइज हो जाए कि इस तरह से सब कुछ होता था और क्या चाहिए। यार मैं जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट देने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ और आगे लगातार बेस्ट मैं देता रहा हूँ। कारण कि होता है कि टीचर को हर दिन पढ़ना पड़ता है, टीचर को हर दिन पढ़ा करके पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके बाद फिर पढ़ाना पड़ता है, हर कुछ को नया अपडेट आ जाता है तो फिर पढ़ना पड़ता है। इसलिए टीचर को जीवन भर सीखने का मौका मिलता है, आप लोग से भी सीखने का मौका मिलता है। आप लोग कुछ कमेंट करते हैं तो उस पर लगता है कि किस तरह से इसको जवाब दिया जाए। टीचर टीचर सीखने के लिए बना, जीवन भर सीखता है टीचर। और टीचर अगर जो कोई एक बार टीचर बन गया और सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है तो टीचर नहीं है। यहाँ पर देख लो विकेंद्रीकृत राजा शीर्ष पर होता है और छोटे प्रमुख सामंतों के साथ शासन साझा करता है। सामंत पराजित राजा थे, उन्हें सत्ता वापस दी गई। शर्तें, अधीनता स्वीकार करना, कर देना और सैन्य सहायता प्रदान करना। देखो they were three too big central kings often leading to empire ब्रेकअप। वो कमजोर और केंद्रीय राजाओं के लिए खतरा थे जिसने अक्सर साम्राज्य टूटे जाते थे। देखो बोले ना, वो कमजोर केंद्रीय राजाओं के लिए खतरा थे जिससे क्या अक्सर साम्राज्य टूट जाते थे। लेकिन जब अलग अलग थे तो क्या साम्राज्य टूट जाता था। मैंने सारा आपको बुक में खोल कर पढ़ दिया, बता दिया कैसे कैसे टूटता था, और फिर मैं आपको नोट्स जो बनाया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
बार बार एक बात को मैं 5 बार बोल रहा हूँ, कम से कम इस बात को ध्यान रखो। फिर देखो यहाँ पर आइए, पूरा सभा देखो, यहाँ ब्राह्मणी है क्या, नॉन ब्राह्मण, देख लो किस तरह से सभा और कस किसको कहा जाता था। सारा सब कुछ मैंने फोटो बना कर लाया ताकि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, नगद वेतन के बदले ब्राह्मणों को, अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाते थे। कहाँ? नगद वेतन के बदले। कहाँ? तो चोल वंश में, यानी क्या, वहां पर पैसों की कमी हो गई, आर्थिक तंगी आने लगी, इस तरह का होने लगा। देखो, Johnny's receivers paid to tax became independent island to authority। प्राप्तकर्ता कोई कर नहीं देते थे, वो सत्ता के स्वतंत्र द्वीप बन गए। वो नहीं कि वो सत्ता के स्वतंत्र द्वीप बन गए। चोल स्थानीय स्वशासन अद्वितीय था, ग्राम स्वायत्ता। सभा, ब्राह्मण गांवों की सभा, नहीं कि ब्राह्मण गांवों की सभा कौन था, तो ब्राह्मण गांवों की सभा क्या कहते थे, सभा कहते थे। और गैर ब्राह्मण बस्तियों की सभा क्या कहते थे, उर कहते थे। देखते ना, सभा, असेंबली बाई ब्राह्मण विलेज, उर देखो, असेंबली बाई नॉन ब्राह्मण सेटलमेंट। यहाँ तक बात है, इस तरह देखो, ऑटोनोमी, इस तरह से देखो, ऑटोनोमी हुआ, ये उर हुआ, ये सभा हुआ, ये ब्राह्मण वाला सभा हुआ, ये नॉन ब्राह्मण वाला सभा हुआ। यहाँ इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, गणतंत्र। यहाँ देखो इस तरह टैक्स, यहाँ देखो लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट को इधर कोई टैक्स नहीं देना है, जो भी भूमि अनुदान देता था तो कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ तक मैंने इस तरह के फोटो ला करके बना दिया है ताकि वो समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर देखो आगे क्या है, सोशल चेंज, कास्ट प्रोलिफेरेशन। यहाँ पर देख लो, लैंड गारंटी, लैंड गारंटी क्या, न्यू एरिया कल्टिवेटेड, ट्राइब्स बिकम पीजेंट, नहीं क्या, असिमिलेटेड एज सुंदर, शूद्र। समझ में आया? देखें यहाँ क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट, वर्ण, नहीं क्या, जातियों की संख्या बढ़ गई, जातियों की संख्या, वर्णों की संख्या बढ़ गई। ये देखो, ट्राइबल पीपल लेफ्ट हंटिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड बिकम शूद्र, आदिवासियों ने कृषि के लिए शिकार छोड़ दिया और शूद्र बन गए। देखो, आदिवासियों ने क्या, कृषि के लिए शिकार छोड़ दिया और शूद्र बन गए। शूद्र बन गए, शूद्र का क्या काम होता है, शूद्र का काम क्या होता है, सेवा देना। उस तरह से वो सारा सब कुछ बन गया। देखो, राइज ऑफ कायस्थ, ए न्यू क्लास ऑफ स्क्राइब्स फॉर राइटिंग लैंड डॉक्यूमेंट्स, कायस्थों का उदय, भूमि दस्तावेज लिखने के लिए लेखकों का एक नया वर्ग बन गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर तो सामाजिक मूल्यों को लागू करने के लिए ब्राह्मण नए क्षेत्रों में चले गए। सामाजिक मूल्यों को लागू करने, देख लो, सामाजिक मूल्यों को लागू करने के लिए ब्राह्मण लगता है कि सबसे अपर है, उससे कुछ ऊपर है ही नहीं। सामाजिक मूल्य को लगता है कि वो नहीं रहेगा, सामाजिक मूल्य रहेगा नहीं। इस तरह से वो दर्शाया गया है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा सब कुछ है। इस तरह से और क्या चाहिए, सारा सब कुछ यही होना चाहिए। ऊपर लाइट आता है इसलिए मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ऊपर कहीं और कुछ मैं और देख रहा हूँ। यहाँ तक वैसे बातें ध्यान रखना। देखो यहाँ पर, देखो कास्ट यहाँ पर बट गया, कास्ट, फिर कास्ट, देखो यहाँ पर लैंड डॉक्यूमेंट उसका साइन हो कास्ट पे। फिर देखो आगे क्या आता है, फिर देखो है क्या, राजस्थान में सत्ता में आए कौन, चौहान आए, परमार आए। कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात दोनों जगह परमार आज भी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में मिलती है देखने को। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो, उत्पत्ति के सिद्धांत, विदेशी आक्रमणकारी हुन बनाम क्षत्रिय वंश, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी या क्षत्रिय वंश कौन, राजपूत। देखो, कृषि और भूमि अनुदान के लिए विस्तार से जुड़े हुए, कनेक्टेड टू द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड ग्रांट्स, लेजिटिमाइजेशन, इनवाइटेड ब्राह्मण फॉर रिचुअल्स एंड गेव दक्षिणा, वैधता के अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और दक्षिणा दी। सूर्य, राम, चंद्र, कृष्ण वंश का दावा किया, क्या, राम कृष्ण। यहाँ पर देखो राम, यहाँ कृष्ण, ठीक है, वहां पर जो है राम और कृष्ण का वंश होने का दावा किया, कौन, वहां के राजपूतों ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक चेंज कैसे आया, 6 साल से 1200 ईस्वी के बीच में इकोनॉमिक चेंज कैसे कैसे है, ये मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स पे। वहां तक मैंने बता दिया था, यहाँ पर मैं आपको नोट्स में बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 750 से 1000 आर्थिक गिरावट, सिक्कों की अनुपस्थिति और शहरों का पतन कैसे हुए थे। आर्थिक गिरावट कैसे आया, एक कर्मचारी था, मैंने पता, कर्मचारी था, उसके पास फिर देंगे पैसा नहीं था, तो भूमि दान देने लगा, भूमि दान देने लगा तो चार राजाओं की शक्ति में कमजोरी आने लगी, टैक्स कलेक्शन कम हो गया। ये सब सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो सब सारा मैं आपको रिलेट करके नोट्स पर मैं आपको दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। कहते हैं क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन कहो या रिकैप कहो, इस तरह से मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पर देखो सेकंड फेज में क्या हुआ, 1000 के बाद व्यापार का पुनरुद्धार और नए सोने के सिक्के। फेज 2 में पोस्ट 1000 रिवाइवल ऑफ ट्रेड एंड न्यू गोल्ड कॉइन, यानी क्या नए सोने के सिक्के बनाए गए। देखो इसका रीजन क्या है, रीजन रीजन फर्स्ट में एग्रीकल्चर सरप्लस फ्रॉम न्यू लैंड ग्रांट्स, नए भूमि अनुदान से कृषि अधिशेष, नई भूमि अनुदान से क्या कृषि अधिशेष होने लगा, सरप्लस होने लगा। रीजन 2 में क्या अरब ट्रेडर सेटअप अ सेटलमेंट फ्रॉम अरबिया टू चाइना, अरब व्यापारियों ने अरब से चीन तक बस्तियों को स्थापित की। देखो अरबिया ये अरब सेटलमेंट हुआ। चोलों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यावसायिक संपर्क बनाए रखा। चोलों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यावसायिक संपर्क बनाए रखा। क्यों किसलिए बनाए रखा व्यावसायिक संपर्क, किससे चीन और दक्षिण एशिया के साथ। यहाँ तक बातें समझ में आ रही, यहाँ तक देखो। अब देखो यहाँ पे क्या कल्चरल डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में बंगाली मराठी आदि का विकास। तमिल में क्या हुआ, कंबन ने रामायण की रचना की। कन्नड़ में क्या पंप ने विकर्जुन विजय पंप भारत की रचना की, यानी क्या पंपा भारत। संस्कृत में जयदेव ने गीत गोविंद राधा कृष्ण प्रेम कहानी लिखा। यहाँ पर देखो तमिल में कंबन ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना किसने की, कंबन ने। किस भाषा में किया, तो तमिल में किया। यहाँ तो बात किस भाषा में किया, तमिल में किया। तो देखो कन्नड़, कन्नड़ पंप ने विका अर्जुन विजय यानी पंप भारत की रचना किसने, पंप ने की। पंप ने पंप भारत की रचना की, इस तरह से याद रखना। फिर संस्कृत में क्या जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद में किसका प्रेम दिखाया गया, राधा कृष्ण की प्रेम को दिखाया गया गीत गोविंद में, किसने, जयदेव ने किया। फिर कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा। कल्हण ने राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास, देखिए राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखा गया, कश्मीर का इतिहास लिखा गया। यहाँ तक लगता है कि खत्म होने वाला होगा, बस कुछ। हाँ ये सब देखो, ये सब तो है। द्रविड़ देखो, द्रविड़ हुआ, नागर हुआ। यहाँ तक देखो द्रविड़ विमना एंड शिखारा, नागर शिखा। देखो नागर स्टाइल में ना लौटी एंड टावर कॉल्ड शिखा। देखो लौटी एंड टावर कॉल्ड क्या है, शिखा। देखो यहाँ पर देखो किस तरह की शिखा बनाया गया, क्या देखो ये तो बातें समझ में आ गई। देखो एग्जाम्पल क्या है, लिंगराज सन टेम्पल, नागर शैली में उत्तर भारत ऊंची मीनार जिसे शिखर कहा जाता है, जैसे लिंगराज सूर्य मंदिर। लिंग और सूर्य मंदिर इस तरह के बनाया गया है। यहाँ पर देखो ये है ना लिंगराज मंदिर एंड सन टेम्पल। इसी तरह लिंगराज मंदिर और सन टेम्पल कहाँ है, किस शैली में है, तो नागर शैली में। यहाँ पर देखो द्रविड़ स्टाइल साउथ, यानी क्या विमन स्टोरेज है, मुंडपा हॉल, मंडप हॉल यानी क्या मंडप। गोपुरम गेट द्रविड़ शैली में दक्षिण, विमान मंजिले मंडप हॉल और गोपुरम गेट। देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम गेट है ये। फिर देखो विमान मंजिले, यहाँ पर देखो एक मंजिल है, दो मंजिल है, तीन मंजिल है, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बनाया गया। विमान मंजिले मंडप हॉल, यहाँ पर देखो ये मंजिल बनाया गया इस तरह से, मंडप हॉल बनाया। और गोपुरम यहाँ पर गेट बनाया गया, यहाँ पर इस तरह से बनाया गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह से पूरा क्या द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लो बेसर शैली, चालुक्यों के अधीन मिश्रित शैली क्या, यानी चालुक्यों के अधीन क्या मिश्रित शैली है, बेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या है, बेसर शैली। चोला स्कल्पचर ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजन शिवा कॉस्मिक डांस, चोल मूर्तिकार नटराज जी काश प्रतिमाएं शिव की लौकिक नृत्य, यानी शिव जो डांस कर रहे हैं ये काश में बनाया किसने, तो चोल वंश ने बनाया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। इस क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण द्वीप देखो यहाँ पर है ना, स्वर्ण द्वीप ये सब है, एशिया तथा एशिया तथा एशिया तथा एशिया तथा एशिया तथा इस तरह से सब व्यापार का रूट था। इस क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप के रूप में था। रीजन नोन एज स्वर्ण द्वीप एंड आइलैंड ऑफ गोल्ड,
ट्रेड आइटम्स स्पाइसेज, कार्डेमम, क्लोव्स, सैंडलवुड। व्यापार की वस्तुएं क्या थी? मसाले था, इलायची, लौंग, चंदन। सैंडलवुड को क्या? चंदन, क्लोव्स लौंग, कार्डेमम इलायची, स्पाइसी मतलब क्या? मसाले। शैलेंद्र एम्पायर, देखो शैलेंद्र साम्राज्य क्या था? बुद्धिस्ट पावर इन जावा सुमात्रा मलाया। एक शैलेंद्र साम्राज्य जो था जावा सुमात्रा मलाया में बौद्ध शक्ति था, उसको क्या बोलते थे? शैलेंद्र साम्राज्य। देखो बिल्ट बोरोबुदुर जावा एंड हैड रिलेशन विथ प्लस चोला, यानी कि बोरोबुदुर जावा का निर्माण किया गया, पाल चोलों के साथ संबंध थे। देखो अंकोर वाट, अंकोर वाट में क्या? कंबोडिया। सूर्य बर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित वस्तु विष्णु मंदिर। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में सूर्य बर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अंकोर वाट किसको द्वारा? अंकोर वाट है कहाँ? पहले से कंबोडिया में, सूर्य बर्मन द्वारा बनाया गया विष्णु में। अंकोर वाट कंबोडिया में किसको द्वारा बनाया गया? सूर्य बर्मन द्वारा बनाया गया। कंबोडिया कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी कंबोडिया है। क्या मंदिर बनाया गया? तो सूर्य मंदिर बनाया गया। और उसमें क्या चीज का मूर्ति है? तो विष्णु की मूर्ति है। इस तरह से आपको ध्यान रख बातों को ध्यान में रखना होगा। अंकोर वाट। देखो कल्चरल मिक्सिंग, अनेक सांस्कृतिक मिश्रण, संस्कृत का उपयोग लेकिन स्थानीय संस्कृति का सम्मान। नया संस्कृति का अपनाओ लेकिन स्थानीय संस्कृति को सम्मान भी उतना ही करो जितना नया संस्कृति अपनाने के बाद होता है। यहाँ तक रहने देता हूँ। यहाँ तक लगभग मैंने पूरा कोशिश किया कि सारा सब कुछ मैं आपको क्लियर तरीके से मैं आपको बता दिया। यहाँ तक मैंने सारा सब कुछ बता दिया। यहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ तक लगभग मेरा मेरा पूरा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास लगभग में खत्म हुआ। अब कल से अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या मेडाइवल पढ़ना होगा या फिर मॉडर्न पढ़ना होगा। जैसे आप लोग कमेंट करना कि मेडाइवल पढ़ाऊँ या मॉडर्न पढ़ाऊँ, इस तरह से बताना, उस तरह से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मॉडर्न पढ़ाएं तो मॉडर्न लगता है कि मॉडर्न ज़्यादा अच्छा है कि मेडाइवल बहुत छोटा है, 2-3 लेक्चर में वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो मॉडर्न जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी आप जैसा कमेंट करना, जैसे मैं पढ़ने पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर कुछ हो 60 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हो। यहाँ तक रहने देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पर सारा सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है। आप एक जगह स्थिर से देखते रहो, कहीं इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक मैंने सारा सब कुछ जितना होता है सारा नोट्स मत बता देता हूँ। बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन पढ़ करके मैं बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हो, वो सारा सब कुछ मैं आपको बताने के बाद यहाँ पर आया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा सब कुछ इसका फायदा उठाना चाहिए। इसका फायदा अभी नहीं उठाओगे तो बाद में पछताने मिला कुछ नहीं, बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए पछताना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल बाद भी आपको यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ उसके पढ़ते चले जाओ। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, नॉलेज हर जगह काम आ जाता है। यहाँ तक रहता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।